नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आइए आज चर्चा करते हैं हम ऐसे मामले में जहां पर लड़कियां खर्चा का मुकदमा अपने पति के विरुद्ध करती हैं और वहां झूठे-झूठे उनके ऊपर आरोप लगाती हैं और बड़ा चढ़ाकर इनकम दिखाती हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा मांगती हैं। वहां पे हमें किस तरीके से उनसे प्रश्न पूछने हैं, क्या-क्या तरीके अपनाने हैं कि जिससे हमारे ऊपर कम से कम खर्चा बंधे या ना बंधे। देखिए, एक वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपनी वाइफ को डिमोलिश करें, अपने ससुरालीजन को डिमोलिश करें, किस तरीके से उनका मनोबल गिराएं जिससे वो हिम्मत हार के आपसे कंप्रोमाइज़ करें और कम से कम पैसे में आपका मामला निपट जाए। ये सिचुएशन या ये वीडियो मैं तब के लिए बना रहा हूँ कि मान लीजिए आपका कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको केस लड़ना ही पड़ता है। तो जब एक केस लड़ते हैं तो एक समय ऐसे भी आता है जब केस आपका गवाही पर आता है। गवाही में आने के बाद में आपकी वाइफ गवाही देने आती है और गवाही में बड़ा चढ़ाकर आपके खिलाफ बहुत सारी जो है जितना लिख मिलता है उतना लिखवाती है और उसके वकील साहब भी उसकी भरपूर मदद करते हैं। जो नहीं हुआ होता है वो भी लिखवा देते हैं। अब उसके बाद आपको मौका मिलता है। देखिए, लड़कों के पास में क्या होता है, सिर्फ उनका एक हथियार होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने वो अच्छे से कर ली, जिरह अच्छे से कर ली, तो आप मुकदमा जीत सकते हैं, कम से कम खर्चा बंधवा सकते हैं। सबूत तो आपके पास कुछ होते नहीं है, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग तो करके बैठता नहीं है कि भाई आने वाले समय में हमारे ऊपर ऐसे मुकदमे हो सकते हैं, तो लोग प्लानिंग करके बैठे। प्लानिंग कोई नहीं करता है। तो ऐसे में सिर्फ आपको जिरह ही एक ऐसी चीज़ है जो बचा सकती है। जब लड़की गवाही दे तो उससे आपके वकील जिरह करेंगे, यानी कि प्रश्न पूछेंगे। तब क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए आप लोग नोट करना चाहें तो कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूरे ऑल इंडिया में कोई भी पत्नी हो किसी से भी पूछे जा सकते हैं, जनरल प्रश्न है। ऐसे नहीं है कि डिफरेंट वाइफ से अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाएं। ये क्वेश्चन जो हैं वो कॉमन क्वेश्चन है जो हर हस्बैंड का एडवोकेट वाइफ से पूछ सकता है। तो आइए जानते हैं वो प्रश्न क्या हैं जो आपको उनसे पूछने हैं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो कृपया ये इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दें। और इंस्टाग्राम पे ही मेरा लिंक पड़ा है यूट्यूब का, तो यूट्यूब लिंक खोल के आप मुझको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन बजा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारा एक समय भी जाता है और उससे पहले हमको काफ़ी तैयारी भी करनी होती है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक है कि 125 में जिरह क्या करनी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि लड़की आप लोग के ऊपर जब लिखवाती है वो कॉमन से एक, कभी भी खोल के देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई होगी। आप खोल के देखिए, यही लिखा होगा कि हमने इतने रुपए की शादी की थी, इतना रुपए खर्च किया था, इतना रुपए में ये सामान दिया था। उसके बाद शादी के बाद से ही वो लोग खुश नहीं थे, मैंने पूरा पत्नी धर्म का पालन किया था और डिमांड करते थे और मार पीट के इस तारीख को घर से निकाल दिया। मेरा पति जो है ब्याज पे काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। चाहे पति लेबर हो, लेकिन वो ब्याज का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसकी बहुत इनकम है, 10 भैंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग लड़कियां लिखवाती हैं। अब आपको प्रश्न किस तरीके से पूछने हैं। देखिए, आपको प्रश्न पूछते समय सबसे पहला प्रश्न उनसे ये पूछना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिससे पत्रावली पे आना चाहिए। भाई लड़की 5वां पास है, हाई स्कूल पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन फाइल पे आ जाएगी। सेकंड, आपको उनसे उनका फिजिकल और मेंटली पूछना है कि फिजिकल और मेंटली वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। दो ही चीज़ हो सकती है, उसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लड़की कहेगी हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो आपके मतलब की बात है कि भाई वो फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, फिर भी जो है अपना नौकरी नहीं कर रही है, जानबूझ के घर पर बैठी हुई है। और अगर वो कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, फिर उससे पूछना है 2 क्वेश्चन, वो 2 आंसर देगी। आपको उससे पूछना क्या है, आपको पूछना है क्या आपने अपने इलाज के पर्चे पत्रावली पर दाखिल किए हैं। अगर किए हैं तो वहाँ खामोश रहिए, बिल्कुल वहाँ खामोश रहना है। ये प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका है कि वो साबित कराए इस बात को कि जो है उसका इलाज वास्तव में चल रहा है। आपको वहाँ कुछ नहीं पूछना है। अगर वो कहती है नहीं किए हैं तो आपका फ़ायदा है, और मोस्टली नहीं करती हैं। आपको तुरंत कह देना है देखिए आपका कोई इलाज नहीं चल रहा है, फिजिकल और मेंटली रूप से बिल्कुल ठीक है, किसी डॉक्टर के पास में आपका इलाज नहीं चल रहा है, इसीलिए आपने अपने इलाज के पर्चे इस पत्रावली में दाखिल नहीं किए हैं।
तो यहाँ हम लोगों ने क्वालिफिकेशन, मेंटल और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में उनका समझ लिया। नेक्स्ट हम आते हैं जो उन्होंने हमारी बढ़ा चढ़ाकर इनकम दिखाई होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने हमें प्रॉपर्टी डीलिंग दिखाया है या ब्याज पे दिखाया है, तो उनसे पूछ लीजिए, अच्छा एक बात बताइए कि आपके पति जब पैसा कमाते थे तो पैसा कमा के लाते थे, वो आपको देते थे? अगर वो कहती है हाँ मुझे देते थे, तो भी आपकी इंटेंशन अच्छी सो हो जाती है। और वो कहते मुझे नहीं देते थे, तो भी आपके फेवर की बात है कि भाई उसको कैसे पता कि आपकी कितनी कमाई थी। तीसरी बात, क्या पैसे आपके सामने गिनते थे महीने में जब उन्हें सैलरी मिलती थी, जब वो कमाई करके लाते थे? तो ये पूछना है उनसे। नेक्स्ट पूछना है कि आप ऐसे कितने लोगों को जानती हैं जिनको आपके पति ने ब्याज पे पैसे दिए हों? बता नहीं पाएगी। यकीन मानिए वो एक भी जना ऐसा नहीं बता पाएगी जिसको पति ने ब्याज पे पैसे दिए हों, क्योंकि वास्तव में सच्चाई होती ही नहीं है ये। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग दिखाई है तो पूछ लीजिए आपने ऐसे कितने लोग को जानती हैं जितने लोगों को आपके पति ने प्लाट बेचे हों, वो भी नहीं बता पाएगी। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं। नेक्स्ट उससे पूछना है, अच्छा एक बात बताइए, आप फिजिकली ठीक हैं, मेंटली ठीक हैं, आपकी एजुकेशन ठीक है, आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया? अगर नहीं किया है तो एक बढ़िया सा सजेशन दे दीजिएगा। सजेशन क्या देना है? सजेशन आपको देना है कि देखिए हमारा कहना ये है कि आप सिर्फ अपने पति पे दबाव बनाना चाहती हैं और उसी से खर्चा लेना चाहती हैं और घर में पड़े पड़े खाना खाना चाहती हैं, अपना खर्चा चलाना चाहती हैं, और इसीलिए आपने रोजगार के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया है। अब वो क्या कहेगी? वो ये कहेगी हाँ मैंने अप्लाई किया है। अगर अप्लाई किया है तो उन संस्थाओं के बारे में पूछिए कि कौन कौन सी संस्थाओं में अप्लाई किया है। अगर वो कहे नहीं किया है तो आप सजेशन दे चुके हैं कि वो सिर्फ आप पे दबाव बनाना चाहती है, इसीलिए कहीं जो है खुद से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट उससे पूछना है कि क्या आपने किसी रोजगार दफ्तर में आवेदन किया है? हर जिले में एक रोजगार दफ्तर होता है जहाँ पे बेरोजगार लोग अपना आवेदन करते हैं। जब भी कंपनियाँ आती हैं तो वह कंपनियाँ उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। तो पूछना है क्या आपने रोजगार के लिए आवेदन किया है? अगर वो वहाँ पे भी नहीं करती है तो भी आपके मतलब की है कि हालांकि वास्तविकता ये है कि वो खुद से कोई काम करना ही नहीं चाहती है। भाई मेंटली भी सही है, फिजिकली भी सही है, एजुकेशन भी सही है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रही है। ना इंटरव्यू देने जा रही है, ना कहीं पे रिज्यूम लगा रही है, ना रोजगार दफ्तर में करा रही है। तो ये भी आपके मतलब की बात है। नेक्स्ट आपको उससे पूछना है कि देखिए अगर कोर्ट आपको 1 या 2 साल का खर्चा दे दे तो इस बीच तो आप काम ढूंढ लेंगी ना। अब वो क्या कहेगी? हाँ मैं ढूंढ लूंगी। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब इन्होंने कहा है कि मैं 1-2 साल में काम ढूंढ लूंगी, तो 1-2 साल का साहब खर्चा बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहे नहीं ढूंढ पाऊंगी तो फिर उससे पूछना, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पति आपको सिलाई मशीन दिला दें, कोई स्किल सिखवा दें, कहीं पे आपको ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करा दें जहाँ पे आपको कोई स्किल सिखाई जाए, तब तो आप खुद का भरण पोषण कर लेंगी ना। देखिए वो तब भी मना कर देगी, यकीन मानिए, क्योंकि इन लड़कियों को आदत हो चुकी है घर में पड़े रह के खाने की और पति पे दबाव बनाने की। क्योंकि 4 लोग उन्हें ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं बेटा तू मुकदमा लड़, पति तुझे 5 लाख देगा, 10 लाख देगा। समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ ही बता रहा हूँ कि जिनकी मेंटलिटी ये हो चुकी है, उन्हें कैसे परेशान करना है, कैसे तोड़ना है। नेक्स्ट उनसे पूछना है कि अच्छा एक बात बताइए, आपने अपने मुकदमे में लिखवाया है कि आपने इतने सोने चांदी के जेवर दिए थे। उनके पिता की इनकम के बारे में पूछ लीजिए, उनके पिता के इनकम टैक्स के बारे में पूछ लीजिए। वो एक बात भी बोल सकती है, एक बात बोलेगी मेरे पिताजी ने नगद पैसे लिए थे या उधार ले लिए थे, इस तरीके से आपने देखा होगा बोलती हैं। तो आपको तुरंत पूछना है, देखिए 20,000 रुपये से ऊपर उधार का लेन देन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 229 के तहत प्रोहिबिटेड है। कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से ऊपर का नगद का लेन देन उधारी में नहीं कर सकता है। आपको वहाँ पूछ लेना है। जब वो दिखाते हैं लोग कि 20 लाख की शादी करी, 25 लाख की करी, पिताजी कमा रहे होते हैं 20,000 रुपये और शादी करते हैं 25 लाख की, तो उनसे पूछना है कि आपके पिताजी ने आपकी इनकम टैक्स में ये खर्चे या अपनी इतनी इनकम दिखाई, ये पैसा लाए कहाँ से हैं? उनके इनकम टैक्स देख लेने हैं। अगर इनकम टैक्स नहीं है तो इनकम टैक्स में शिकायत कर दीजिए।
भाई 25 लाख रुपए लाए कहाँ से? 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको उनसे पूछना है कि आप जो जो ज्वेलरी बता रही हैं इसके बिल आपने दाखिल करे हैं? अधिकतर कच्चे बिलों पे लिए हुई होती हैं, बिल होते ही नहीं है, भाई जीएसटी बचानी होती है, तो उनके बिल के बारे में पूछ लेना है। नेक्स्ट आपने एक चीज़ और गौर करी होगी, जर्नल एलिगेशन लगा होता है, जर्नल वेक ऑम्निबस। ये एलिगेशन ऐसे एलिगेशन होते हैं जब केस में लिखा होता है कि साहब मेरी सास, पति, ससुर मारपीट करते थे, ना तारीख लिखी होती है, ना घटना लिखी होती है, ना समय लिखा होता है, ना दिन लिखा होता है। उनसे पूछना है, सबका अलग अलग पूछना है, उन्हें कंफ्यूज कर देना है। सबका अलग अलग पूछना है, सास ने कब मारा, ससुर ने कब मारा, पति ने कब मारा, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन सबने साथ में मारा। अब वो कहे सास ने इस दिन मारा, अब अलग अलग तो उसने लिखवाया नहीं होता है, एक जनरल वे में लिखवा देती है। तो आपने अपनी कंप्लेंट में कहीं ये लिखवाया है कि सास ने आपको इस दिनांक को इस तारीख को मारा? अब वो कहेगी मैंने नहीं लिखवाया। आपको तुरंत सजेशन दे देना है कि देखिए हमारा कहना ये है कि आपने इसलिए नहीं लिखवाया है क्योंकि आपके साथ इस तारीख, इस घटना, इस दिन को कोई मारपीट हुई नहीं है। इसी तरीके से ससुर के बारे में पूछना है, इसी तरीके से पति के बारे में पूछना है, इसी तरीके से जब तीनों ने साथ में मारा होता है उस बारे में पूछना है। फिर पूछना है आपने पुलिस में शिकायत की थी? भाई जब सास ने पहली बार मारा पुलिस में शिकायत की? कहेगी नहीं की। ससुर ने मारा तब की? नहीं की। पति ने मारा तब की? नहीं की। भाई अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, वो कभी शिकायत नहीं कर रही है, तो उसका भी बेनिफिट आपको ही मिलेगा। नेक्स्ट उनसे पूछना है कि आपका खर्चा कितना है, आपके पति आपका खर्चा इस समय कैसे चल रहा है? अब वो कहेगी मेरा खर्चा इस समय मेरे पिताजी कर रहे हैं। आपके पिता की इनकम कितनी है? बोले मेरे पिता की इनकम 20,000 रुपये है। तो पिताजी आपके 20,000 रुपये में से आप पे कितना खर्च कर देते होंगे? अब वो कहेगी मेरे पिताजी मुझ पर कम से कम 5,000 रुपये खर्च कर देते होंगे। तो कुल मिला के आपका खर्चा आपके पिताजी चला रहे हैं? वो कहेगी हाँ मेरे पिताजी चला रहे हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि 5,000 रुपये में उसका खर्चा चल रहा है। तो ये तो मान के चलिए कि आप पे 5,000 रुपये बनेंगे। एक उदाहरण दिया है, आप अपने अपने इनकम की कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रश्न पूछ सकते हैं, इनकम के बारे में पूछ सकते हैं। आपको मैंने बता दिया उनसे मारपीट कब हुई, कैसे हुई, किस किस तारीख को हुई, वो नहीं लिखवाते हैं, उस बारे में पूछ लेता है। सोना चांदी गहने जो लिखवाए हैं उनके बारे में पूछ लेना है, एजुकेशन के बारे में पूछ लेना है, इनकम टैक्स के बारे में पूछ लेना है। ये सारी चीज़ें पूछनी है और वो आदि वहीं टूट जाएगी और यकीन मानिए आपके फेवर के इतने आंसर आएंगे कि खर्चा कम से कम बनेगा। ये वीडियो हमारी 125 खर्चे के ऊपर हुई है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी 498A के ऊपर। मेरे पास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार कई जगह से कॉलें आ रही हैं, तो मुझे लगता है मेरा उत्साह बढ़ता है। मुझको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए। लोग इतना पीड़ित हैं, बताते हैं कि साहब नंदोई सब पे लिखवा रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है, 498A पे बनाऊंगा और 498A के मुकदमे से खुद को कैसे बचाना है। बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं पूरी जरह का प्रोसेस बताऊंगा, पूरे मुकदमे का प्रोसेस बताऊंगा। इसी तरीके से आप लोग अगर मेरी जानकारी चाहते हैं, आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।